नमस्कार। आज के इस सेशन में हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हम खासतौर पर दो बहुत ही आम बीमारियों रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए इस ज़रूरी टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। उसके बाद हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आरए में डीप डाइव करेंगे और फिर उसके मैनेजमेंट पर बात करेंगे। फिर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ओए को समझेंगे। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा जिसमें हम आरए और ओए की तुलना करेंगे और आखिर में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के मैनेजमेंट को देखेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन के साथ शुरू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। यहाँ हम इसकी एक बेसिक समझ बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। इसका मतलब होता है वो बीमारियां जो हमारी मसल्स यानी मांसपेशियों और स्केलेटन यानी हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी होती हैं। इसके अंदर हम दो मेन कंडीशंस पढ़ेंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इंट्रोडक्शन पर आते हैं। पहली लाइन है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स कंप्राइज डाइवर्स कंडीशंस अफेक्टिंग बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज। इसका मतलब ये है कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में कई अलग अलग तरह की बीमारियां आती हैं जो हमारे हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों और कनेक्टिव टिश्यूज को प्रभावित करती हैं। दूसरी लाइन है, दीज डिसऑर्डर्स में रिजल्ट इन पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन, यानी इन बीमारियों की वजह से दर्द हो सकता है और शरीर के उस हिस्से की काम करने की क्षमता भी खत्म हो सकती है। आगे लिखा है, इट हैपेंस ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज एंड इररेगुलर या इम्प्रॉपर डाइट प्लान। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसा अक्सर जानकारी की कमी और गलत या अनियमित खानपान की वजह से होता है। और आखिरी लाइन है, नाउअडेज इट इज अ बिग चैलेंज फॉर मॉडर्न सोसाइटी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस। इसका मतलब है कि आज के समय में ये बीमारियां हमारे समाज और मेडिकल साइंस दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारी पहली बीमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस को और गहराई से जानते हैं। ये आखिर है क्या और शरीर पर इसका क्या असर होता है? तो सबसे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस की परिभाषा समझते हैं। Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory disorder of autoimmune origin that may affect many tissues and organs, but principally attacks producing a non-suppurative, proliferative, and inflammatory synovitis. ये परिभाषा थोड़ी लंबी है, तो चलिए इसे टुकड़ों में समझते हैं। Chronic inflammatory disorder का मतलब है कि यह एक लंबे समय तक चलने वाली सूजन पैदा करने वाली बीमारी है। Of autoimmune origin, ये बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि ये तब होती है जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, जो हमें बीमारियों से बचाता है, गलती से हमारे ही शरीर के सेल्स पर हमला करने लगता है। यह शरीर के कई टिश्यू और अंगों पर असर डाल सकती है, लेकिन इसका मुख्य हमला जोड़ों पर होता है, जहां ये जोड़ों की परत, जिसे साइनोवियम कहते हैं, में सूजन पैदा कर देती है। अब इस तीर को देखिए, ऑफन प्रोग्रेसेस टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड एंकिलोसिस ऑफ द जॉइंट्स। मतलब अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये बीमारी बढ़कर जोड़ों की कार्टिलेज को नष्ट कर देती है और एंकिलोसिस कर देती है, जिसका मतलब है कि जोड़ आपस में जुड़कर जाम हो जाते हैं। दाईं ओर लिखा है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लीजन्स में इन्वॉल्व स्किन, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स। इसका मतलब है कि ये बीमारी सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारी त्वचा, दिल, खून की नसें और फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और आखिर में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कैन रिजेंबल अदर सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ऑल्सो, यानी इसके जो लक्षण होते हैं वो दूसरी ऑटोइम्यून बीमारियों जैसे भी हो सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बीमारी आखिर होती क्यों है? ये स्लाइड हमें इसके इटियोपैथोजेनेसिस यानी बीमारी के शुरू होने और बढ़ने में इम्यून सिस्टम के रोल के बारे में बताती है। पहला पॉइंट है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट, प्रोग्रेशन एंड क्रॉनिसिटी ऑफ द डिजीज। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के जीन्स और उसके आसपास का माहौल, जैसे प्रदूषण या इन्फेक्शन, दोनों मिलकर इस बीमारी को शुरू करने, बढ़ाने और इसे लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरा पॉइंट है, द पैथोलॉजिक चेंजेस आर मीडिएटेड बाय, मतलब बीमारी में जो नुकसान होता है वो इन वजहों से होता है। पहला है एंटीबॉडीज अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस, यानी हमारा शरीर अपने ही प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है। इन प्रोटीन्स को सेल्फ एंटीजेंस कहते हैं। दूसरा है साइटोकाइन मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन predominantly secreted by CD4+ T cells। इसका मतलब है साइटोकाइन्स नाम के केमिकल से होने वाली सूजन। और जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये साइटोकाइन्स खास तौर पर हमारे इम्यून सिस्टम के CD4+ T सेल से निकलते हैं।
ये फ्लोचार्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझाता है। चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। बाईं तरफ है ससेप्टिबिलिटी जीन्स, यानी वो जीन्स जो हमें इस बीमारी के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाते हैं। दाईं तरफ है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे स्मोकिंग या कोई इन्फेक्शन। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है, जिसे कहते हैं फेलियर ऑफ टॉलरेंस। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम अपने और पराये सेल्स में फर्क करना भूल जाता है। इससे शरीर के अपने प्रोटीन्स में कुछ बदलाव होते हैं, जिसे एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। इन दोनों वजह से हमारी टी और बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे ही सेल्फ एंटीजेंस पर हमला बोल देते हैं। इस हमले की वजह से जोड़ों के अंदर के सेल्स, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स और साइनोवियल सेल्स, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये एक्टिव सेल्स ऐसे एंजाइम छोड़ते हैं जो कार्टिलेज को खत्म कर देते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी नतीजा क्या होता है? पैनस फॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, कार्टिलेज, फाइब्रोसिस, एंकिलोसिस। यानी जोड़ के अंदर पैनस नाम की एक खतरनाक सूजन वाली परत बन जाती है जो हड्डी और कार्टिलेज को नष्ट कर देती है और आखिर में जोड़ जाम हो जाता है। इम्यून सिस्टम के अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इस बीमारी में रोल प्ले करते हैं। पहले देखते हैं हार्मोनल फैक्टर्स। पहला पॉइंट, सेक्स हार्मोन्स में प्ले अ रोल। मतलब सेक्स हार्मोन्स की भी इसमें भूमिका हो सकती है, क्योंकि ये बीमारी महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट, एमिलियोरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेगनेंसी के दौरान इस बीमारी के लक्षण अक्सर कम हो जाते हैं। तीसरा, रिकरेंस इन द अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद ये बीमारी दोबारा वापस आ सकती है। अगला, रिड्यूस्ड इंसिडेंस इन वुमेन यूजिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं उनमें इस बीमारी का खतरा कम देखा गया है। और आखिर में, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में भी अ रिस्क फैक्टर, यानी अगर खून में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज्यादा है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अब देखते हैं अदर फैक्टर्स। पहला है स्मोकिंग, द मोस्ट सिग्निफिकेंट नॉन जेनेटिक रिस्क। मतलब स्मोकिंग सबसे बड़ा गैर आनुवंशिक रिस्क फैक्टर है। इससे खतरा 3 गुना तक बढ़ सकता है। दूसरा है विटामिन डी। डेफिशिएंसी इज मोर कॉमन इन पेशेंट्स विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी इस बीमारी के मरीजों में विटामिन डी की कमी ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? पहला है स्टिफनेस एंड पेन इन द जॉइंट्स, यानी जोड़ों में अकड़न और दर्द, खासकर सुबह उठने के बाद। दूसरा, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, यानी जोड़ों में सूजन। तीसरा, रेडनेस एंड वार्मथ ऑफ जॉइंट्स, मतलब जोड़ों का लाल होना और छूने पर गर्म लगना। चौथा, मसल डिस्ट्रक्शन एंड फटीग, मांसपेशियों में कमजोरी और बहुत ज्यादा थकान महसूस होना। पांचवां, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना जिससे वजन भी घट सकता है। और छठा, फीवर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हल्का बुखार और नर्वस सिस्टम से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। अब इतने सारे लक्षण याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टिकी नोट बहुत काम का है। आप ये निमोनिक याद रख सकते हैं, WARMS। W से वेट लॉस / वीकनेस, A से एपेटाइट लॉस, R से रेडनेस, M से मसल डिस्ट्रक्शन और S से स्टिफनेस स्वेलिंग। ये इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तो अब जब हम इस बीमारी के कारण और लक्षण समझ चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को मैनेज कैसे किया जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी दवाइयों से इलाज, को हम 3 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। सबसे बाईं ओर है एडजुवेंट ड्रग्स। ये वो दवाएं हैं जो मेन ट्रीटमेंट के साथ मदद के लिए दी जाती हैं। इनमें आती हैं डायसिरीन और रेनोफिन और हाइल्यूरेनेट सोडियम। बीच में है सबसे जरूरी ग्रुप DMARDs, जिसका पूरा नाम है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये दवाएं बीमारी की प्रोग्रेस को धीमा करती हैं और जोड़ों को होने वाले परमानेंट डैमेज से बचाती हैं। इनको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स, जिनमें मिथोट्रेक्सेट और क्लोरोक्विन जैसी ट्रेडिशनल दवाएं आती हैं, और बायोलॉजिकल एजेंट्स जो कि नई और एडवांस दवाएं हैं, जैसे कि इटानरसेप्ट और इन्फ्लिक्सिमैब। ये सीधे इम्यून सिस्टम पर टारगेटेड एक्शन करती हैं। और सबसे दाईं ओर हैं अदर ड्रग्स, जिसमें कुछ और दवाएं शामिल हैं। दवाइयों के साथ साथ बिना दवा का मैनेजमेंट, यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला पॉइंट है, मेक डाइट चार्ट्स एंड फॉलो अकॉर्डिंगली, अवॉइड द फैटियर एंड लिपिड कंटेंट्स इन द डाइट। मतलब एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनाना चाहिए और खाने में ज़्यादा फैट और तेल वाली चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरा, चेंज लाइफस्टाइल, रिप्लेस एलोपैथिक मेडिसिन विद आयुर्वेदिक मेडिसिन।
यहाँ जीवन शैली में बदलाव लाने और एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदिक दवाओं को भी एक ऑप्शन के तौर पर देखने का सुझाव है। तीसरा, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा, एक्सरसाइज एंड अदर फिजिकल एक्सरसाइज, यानी रोजाना योग और दूसरे व्यायाम करने चाहिए। चौथा है पेन मैनेजमेंट। इसमें आता है रेस्ट ड्यूरिंग हाई पेन कंडीशंस और यूज हीट एंड कोल्ड। मतलब जब दर्द बहुत तेज हो तो आराम करना चाहिए और दर्द कम करने के लिए गर्म या ठंडे सेक का इस्तेमाल करना चाहिए। और पांचवां और सबसे ज़रूरी पॉइंट, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। मतलब स्मोकिंग और शराब से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो ये तो थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पूरी कहानी। चलिए अब हम अपना पूरा फोकस दूसरी बड़ी बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस पर शिफ्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ओए की। इसे डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज भी कहते हैं, जिसका मतलब है उम्र के साथ जोड़ों के घिसने की बीमारी। इसकी परिभाषा है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिजेनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। मतलब इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें जोड़ों की चिकनी परत यानी कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगती है या खराब हो जाती है। डेमोग्राफिक्स की बात करें तो ये औरतों में घुटनों और हाथों में ज्यादा होती है और मर्दों में कूलों में ज्यादा होती है। अब ये टेबल इसके दो प्रकारों को समझाती है। पहला है प्राइमरी इडियोपैथिक ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एक एजिंग फिनोमिनन है, यानी ये मुख्य रूप से बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों में होने वाली टूट-फूट के कारण होता है। दूसरा है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये किसी भी उम्र में हो सकता है और इसके पीछे कोई दूसरी वजह होती है, जैसे जॉइंट डिफॉर्मिटी, जोड़ में कोई बनावटी खराबी, प्रीवियस इंजरी, कोई पुरानी चोट या डायबिटीज और ओबेसिटी यानी मोटापा जैसी बीमारियां। ये फ्लोचार्ट हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के बनने की प्रक्रिया को 3 स्टेप्स में समझाता है। जैसा कि ऊपर लिखा है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जोड़ों को स्मूथली चलने में मदद करती है। जब ये खराब होती है तो ओए होता है। पहला स्टेप है 1 कॉन्ड्रोसाइट इंजरी। मतलब किसी भी कारण से कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स यानी कॉन्ड्रोसाइट्स को चोट लगती है। दूसरा स्टेप है 2 अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस चोट के जवाब में ये सेल ज्यादा तेजी से काम करने लगते हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स छोड़ते हैं जिनसे कार्टिलेज टूटना और सूजन आना शुरू हो जाती है। और तीसरा और आखिरी स्टेप है 3 लेट ऑस्टियोआर्थराइटिस। लगातार चोट लगने और सूजन रहने से कार्टिलेज लगभग खत्म हो जाती है और उसकी नीचे की हड्डी में भी बदलाव आने लगते हैं। इसके 2 मुख्य एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एजिंग यानी बढ़ती उम्र और बायोमैकेनिकल स्ट्रेस यानी जोड़ों पर जरूरत से ज्यादा मैकेनिकल दबाव पड़ना। अब देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। इसमें शामिल है रेडिकुलर पेन, मतलब ऐसा दर्द जो एक नर्व के रास्ते फैलता है। मसल स्पैज़म्स, मांसपेशियों में ऐंठन। मसल एट्रोफी और वीकनेस, मांसपेशियों का कमजोर होना या उनका साइज कम हो जाना। जॉइंट टेंडरनेस एंड स्टिफनेस, जोड़ों का छूने पर दर्द करना और उनमें अकड़न महसूस होना। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जोड़ों के लचीलेपन में कमी। और न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स यानी नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं। जैसे आरए के लिए वेम्स था, वैसे ही ओए के लक्षणों को याद रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा निमोनिक है प्लांट्स। पी से पेन, एल से लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ए से एट्रोफी, एन से न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स, टी से टेंडरनेस और एस से स्टिफनेस स्पैज़म्स। एग्जाम के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया टिप है। अभी तक हमने दोनों बीमारियों को अलग अलग समझा है। अब हम एक बहुत ही ज़रूरी सेक्शन पर आ गए हैं, जिसमें हम इन दोनों की आमने सामने तुलना करेंगे ताकि इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। ये स्लाइड इन दोनों बीमारियों के बीच का सबसे बुनियादी और सबसे बड़ा फर्क दिखाती है। चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बाईं तरफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले जोड़ को देखिए। यहाँ पर सबसे खास चीज है पैनस। ये एक लाल रंग की सूजी हुई परत है जो जोड़ के अंदर बन जाती है और यही आरए की सबसे बड़ी पहचान है। ये पैनस इरोडिंग कार्टिलेज यानी कार्टिलेज को धीरे धीरे खा जाती है और इसका नतीजा होता है एंकिलोसिस, मतलब जोड़ आपस में जुड़ जाते हैं और जाम हो जाते हैं। अब दाईं तरफ ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले जोड़ को देखिए। यहाँ आपको कोई पैनस नहीं दिखेगा। इसकी जगह यहाँ क्या है? बोनी स्पर्स और ऑस्टियोफाइट, जो हड्डी के किनारों पर एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। यहाँ कार्टिलेज थिन्ड एंड फिब्रिलेटेड है, मतलब ये सिर्फ घिसकर पतली हो गई है। और सबसे बड़ा फर्क, नो एंकिलोसिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ घिसते हैं लेकिन जाम नहीं होते। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मैनेजमेंट। जैसा हमने आरए में देखा था, इसके मैनेजमेंट में भी दवाइयों और लाइफस्टाइल दोनों का अहम रोल है।
ऑस्टियोआर्थराइटिस के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मेन मकसद दर्द और सूजन को कम करना होता है। इसके लिए 2 तरह की दवाएं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। पहली कैटेगरी है NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें आइबुप्रोफिन, नेप्रोक्सिन और डाइक्लोफेनेक जैसी कॉमन पेन किलर्स आती हैं। दूसरी कैटेगरी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसमें प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन जैसी दवाएं हैं जो ज्यादा सूजन होने पर उसे कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। और आखिर में देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जो RA से काफ़ी मिलता जुलता है। इसमें 4 मुख्य बातें हैं: डाइट, एक अच्छा डाइट चार्ट फॉलो करना और फैट वाली चीज़ों से परहेज, लाइफस्टाइल/होम रेमेडीज, अपनी जीवन शैली में अच्छे बदलाव लाना, एक्सरसाइज, रोज़ योग और एक्सरसाइज करना, और पेन मैनेजमेंट, ज़्यादा दर्द होने पर आराम करना और ज़रूरत के हिसाब से गर्म या ठंडे सेक का इस्तेमाल करना। और जैसा कि ये कंक्लूजन बॉक्स हमें याद दिलाता है, रेफर टू मॉर्फोलॉजिकल कंपैरिजन फॉर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन RA एंड OA। मतलब इन दोनों बीमारियों के बीच बनावट के फर्क को ठीक से समझने के लिए हमारी वो तुलना वाली स्लाइड सबसे ज़रूरी है। तो आज की इस पूरी चर्चा को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। What is the key pathological feature that distinguishes rheumatoid arthritis from osteoarthritis in a joint? यानी वो कौन सी एक सबसे बड़ी और ख़ास चीज़ है जो एक जोड़ के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ऑस्टियोआर्थराइटिस से बिल्कुल अलग करती है? अगर आपको इसका जवाब याद है तो इसका मतलब है कि आपने आज के टॉपिक का सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझ लिया है।